अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम केस जिसका हम इंतजार कर रहे थे कि ताहियात नाअहली से मुतालिक मामला सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंचेगा, क्योंकि नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन समेत जो बड़े इस वक्त कंटेस्टेंट्स हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट फेवरेट्स हैं, उनकी किस्मतें इस एक केस से जुड़ी हुई थी। और आज सुप्रीम कोर्ट में एक मामूल के मुकदमे के दौरान, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि मामूल के केसेस होते हैं तो हम लोग यूजली कोर्ट रिपोर्टर्स डिवाइड कर लेते हैं कि मैं यहाँ बैठ जाती हूँ और आप दूसरे कोर्ट्स को कवर कर लें, क्योंकि जाहिर है एक बंदा एक वक्त में एक ही जगह पे हो सकता है। तो कोर्ट 1 में मैं मौजूद थी, मेरे साथ एक जो है वो अखबार के सहाफ़ी थे और हमने रैंडम केसेस कवर करे थे कि अचानक जो कि एक इंतखाबी अज़दारी से मुतालिक केस था, और ये केस था PMLN की ही जानिब से डेरा गाजी खान से कैंडिडेट हैं प्रोविंशियल सीट्स के भी और नेशनल असम्बली सीट्स के भी मीर बादशाह कैसरानी, उनकी नाअहली से मुतालिक और उनकी नाअहली को चैलेंज कर रखा था। उनकी नाअहली के बावजूद उनको इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त देने का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर रखा था उनके सियासी हरीफ ने, जो कि उनके हल्के से उनके हरीफ हैं इमाम बख्श कैसरानी। और उनकी दरख्वास्त के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा हुक्म जारी किया है और ये कहा है कि जो ताहियात नाअहली से मुतालिक इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम आ चुकी है, और उसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट का समीउल्लाह बलूच केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह की है कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो नाअहली है वो ताहियात होगी। और फिर उस नाअहली को स्टैम्प किया सुप्रीम कोर्ट ने पानामा केस के अंदर नवाज शरीफ को ताहियात नाअहल करके, उसके अलावा उससे पहले जहांगीर तरीन और दूसरे बहुत से रहनुमाओं को भी 62(1)(f) के तहत नाअहल किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट की तशरीह के बाद 62(1)(f) आर्टिकल जो कि आइन का है, और उस जो आर्टिकल है उसके तहत जो सियासतदान है उनके सादिक और अमीन ना रहने के बायस उनको नाअहली होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया कि वो जो नाअहली है वो ताहियात नाअहली तस्वुर होगी। इसी तरह की नाअहली की शिक जो कि नून लीग के ही कैंडिडेट थे, जो जिनका आज केस था मीर बादशाह कैसरानी, उन पर जब ये शिक का इतलाक हुआ तो उन्होंने इस शिक के इतलाक के वक्त तो उसके, क्योंकि आइन में तो ये दर्ज नहीं है कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो नाअहली है वो ताहियात होगी या नहीं, तो उन्होंने ये जो तमाम मामला था, उनकी फेक डिग्री थी 2007 के इंतखाबात में ग्रेजुएशन की, लेकिन बाद में जब एजुकेशन का जो थ्रेश होल्ड है वो बदला और मैट्रिक की डिग्री की बुनियाद पर भी कागजात नामजदगी जमा कराने की कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के लिए कि कैंडिडेट्स को इजाज़त मिली, तो उन्होंने 2018 में दोबारा अपने जो है वो कागजात नामजदगी जमा कराए। उनके कागजात नामजदगी जब मुस्तरद हो गए तो उस मुस्तरद कागजात नामजदगी होने के फैसले को उन्होंने रिट में चैलेंज किया लाहौर हाई कोर्ट में, और लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दी। उनके इंतखाबात लड़ने की इजाज़त का जो फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट में उनके सियासी हरीफ ने चैलेंज किया। आज सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया तो पहले जजेस ने ये सवाल किया कि क्योंकि अब नए इंतखाबात आ चुके हैं, 2018 के इंतखाबात से मुतालिक केस का अब क्या ताल्लुक है, वो तो गैर मौसर हो जाना चाहिए, यानी इनफ्रक्चुअस हो जाना चाहिए। तो उस पर जो वकला थे उन्होंने अदालत को बताया कि ये जो है ये कुछ आईनी इंटरप्रिटेशन का भी मामला है और इसको अदालत देखे। तो इसके बाद असल प्रॉब्लम पे जो है वो अदालत आई। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने खुद वकील से ये सवाल किया कि अब तो ये एक नया लॉ भी आ गया है, जो इस वक्त जो दरख्वास्त गुजार और जो रिस्पोंडेंट सामने थे अदालत के, उनकी जो रिस्पोंडेंट थे उनकी नाअहली 62(1)(f) के तहत थी। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि 62(1)(f) से मुतालिक एक नया लॉ भी बन गया है। वो लॉ क्या है जिस पर जो दरख्वास्त गुजार यानी इमाम कैसरानी के जो वकील थे साकिब जिलानी, वो वीडियो लिंक से पेश हुए थे और उन्होंने ये कहा कि उनको इलेक्शन एक्ट के बारे में नहीं मालूम। तो चीफ जस्टिस जरा बरहम भी हुए और उन्होंने कहा कि देखिए ना, वकला तैयारी करके नहीं आते। और फिर जो इलेक्शन कमीशन समेत अदालत में वकला मौजूद थे उन्होंने बताया चीफ जस्टिस को और अदालत के सामने पढ़कर सुनाया कि जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसमें 26 जून 2023 को एक शिक शामिल की गई है जो कि सेक्शन 232 है, और उस सेक्शन के तहत किसी भी रहनुमा, किसी भी सियासतदान की जो नाअहली है वो कम से कम 5 साल की हो सकती है, यानी ताहियात नाअहली के तस्वुर को ख़त्म कर दिया गया 62(1)(f) के तहत भी। तो ये चीफ जस्टिस ने कहा कि जब ये अब इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम आ गई है तो इस तरमीम के आ जाने के बाद तो जो ताहियात नाअहली से मुतालिक तमाम केसेस है वो एक तरह से गैर मौसर हो गए या ख़त्म हो गए। तो जस्टिस अतर मिनल्ला का काफ़ी जो है वो स्ट्रेट रिमार्क्स थे इस बारे में, और उन्होंने ये कहा कि जब पार्लियामेंट ने एक एक्ट बना दिया है और पार्लियामेंट के पास मुकम्मल इख्तियार है कि वो कानून साजी के जरिए सुप्रीम कोर्ट की जो दिए हुए फैसले हैं उनके असर को ख़त्म कर सकती है, यानी उनको नलीफाई कर सकती है, तो फिर उसके बाद 62(1)(f) के तहत ताहियात नाअहली का तस्वुर तो एक तरह से ख़त्म हो गया। लेकिन फिर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि क्योंकि इस मामले पर भी मुकम्मल बहस हुई कि 62(1)(f) में ये है कि अगर कोई शख्स सादिक और अमीन नहीं रहता तो वो जो है वो ताहियात नाअहल होगा। तो चीफ जस्टिस ने 62(1)(f) अदालत में पढ़वाया
और फिर उन्होंने आर्टिकल 63 के तहत जो मुख्तलिफ जराइम के ऊपर या मुख्तलिफ मिसकंडक्ट्स के ऊपर नाअहलियों की मुद्दत है वो भी अदालत में पढ़ के बताई। और उन्होंने कहा कि 63(1)G के तहत अगर कोई पाकिस्तान कोई इंटेग्रिटी को, पाकिस्तान के वकार को तबाह करने की कोशिश करता है, मुल्क की तबाही की तरफ जाता है, तो उसकी नाअहली की मुद्दत भी 5 साल है। फिर उन्होंने ये कहा कि अगर कोई मोरल ग्राउंड्स के ऊपर किसी सियासतदान को सजा होती है तो वो 3 साल की सजा है। फिर उन्होंने आर्टिकल 63 के अंदर दर्ज जितनी नाअहली की शिकें हैं उन सबको जितने सेक्शंस हैं उन सबको पढ़कर सुनाया और ये कहा कि इन सब में किसी में 5 साल, किसी में 3 साल, किसी में 2 साल नाअहली है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक ऐसा बंदा जो कि शायद अगर कोई सच नहीं बोलता या कोई बंदा जो है वो झूठ बोल रहा है, या अगर कोई बेसिक जो इस्लामी रिवायात हैं, मतलब फॉर एग्जांपल जो इस्लाम ने कहा है कि नमाज पढ़ो या दीगर जो मामलात है, अगर कोई उनको पूरा नहीं करता तो क्या इस मामले पर उसको ताहियात नाअहल किया जा सकता है? फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम सभी उन समेत, उन्होंने अपनी मिसाल देते हुए कहा कि वो भी खुद को कोई बहुत अच्छा मुसलमान नहीं समझते, तो सादिक और अमीन तो एक ही हस्ती हैं जिसको हम ये टाइटल दे सकते हैं, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला दिया कि सादिक और अमीन का हवाला तो हम उनसे मंसूब करते हैं, तो फिर हम किसी और को नमाज ना पढ़ने या झूठ बोलने की बुनियाद पर ताहियात नाअहल कैसे कर सकते हैं? चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि दौरान समाज जो उनके सामने पिटिशनर के वकील थे, तो एक इंटरेस्टिंग मुकालमा ये हुआ कि चीफ जस्टिस ने उनसे पूछा कि क्या आप शादीशुदा है? जिस पर वकील एकदम से घबरा गए क्योंकि ये आउट ऑफ नोवेयर एक क्वेश्चन था। तो उन्होंने कहा कि अगर आप शादीशुदा हैं तो ये बताएं कि आपकी लव मैरिज हुई थी? इस पर भी वकील ने कहा कि नहीं, मेरी लव मैरिज नहीं हुई थी। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि बुरा ना माने, एक मिसाल दिए देना चाहता हूँ कि जब कोई किसी से रिश्ता करने के लिए किसी के घर जाते हैं किसी लड़की के लिए, तो बताया तो यही जाता है कि लड़का बहुत नेक है, 5 वक्त का नमाजी है, रोज़े रखता है और हर तरह से वो क्वालिफ़ाई करता है रिश्ते के लिए और फिर रिश्ता तय पा जाता है। लेकिन अगर शादी के बाद वो शख्स जिसका कि रिश्ता इन शराइत पे तय पाया था, वो नमाज नहीं पढ़ता, किसी वक़्त वो झूठ बोलता है और फिर वो रोज़े नहीं रखता रमज़ान में, तो क्या शादी का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है? तो चीफ जस्टिस ने कहा कि जब ये इतनी-इतनी माइनर सी बातों पर ये चीज़ें नहीं होती जो कि ज़ाती चीज़ें हैं, तो फिर लाइफ़ टाइम डिस्क्वालिफ़िकेशन वाला जो मामला है सादिक और अमीन होने की शर्त पर, वो भी नहीं होना चाहिए या इसको भी क्लियर होना चाहिए। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की पनामा केस समेत जो दीगर जजमेंट्स हैं उनको जो है वो अब इंटरप्रेट ज़ाहिर है कि होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन एक्ट के अंदर एक सेक्शन इंट्रोड्यूस करा दिया है हुकूमत ने। तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये कन्फ्यूजन अब दूर हो, क्योंकि अभी जब इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा, नॉमिनेशन पेपर्स जमा होंगे और अगर इस बुनियाद के ऊपर किसी के नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हो जाते हैं, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर वो रिजेक्शन के खिलाफ जब रिटर्निंग ऑफिसर के सामने ये मामला जाएगा, तो वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर इन्हिसार करके किसी को लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई करेगा, या फिर जो इलेक्शन एक्ट है उसके तहत किसी की 5 साल की नाअहली की बुनियाद पर उसको अलाउ करेगा। तो ये एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी और चीफ जस्टिस ने कहा कि हज़ारों के हिसाब से मुकदमात अदालत के सामने आ जाएंगे। इसी सारी बहस के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट जस्टिस अतर मैनल्ला ने उठाया, जिसको चीफ जस्टिस ने भी आगे से क्लियर किया, वो ये था कि जस्टिस अतर मैनल्ला ने कहा कि जिसने 3 नवंबर का इकदाम किया, उस पर भी अगर आइन के तहत ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्वालिफिकेशन है तो वो 5 साल की बनी। तो ये लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन का क्या किस्सा है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि हाई ट्रीजन केसेस यानी संगीन गद्दारी के मुकदमात के अंदर अगर किसी को 5 साल की नाअहली हो रही है तो फिर लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन की क्या तुक है। और फिर इसके बाद जब जो आज का जो मौजूदा केस था डिस्क्वालिफिकेशन से मुतालिक ही, उसमें जो मीर बादशाह केसरानी के वकील थे, उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की कि आप लाहौर हाई कोर्ट को कहें कि क्योंकि मीर बादशाह केसरानी को फेक डिग्री स्कैंडल के अंदर 2 साल का सेंटेंस भी सुनाया गया था, जो कि लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी जो सज़ा है कैद की उसको मुअत्तल कर रखा है, लेकिन अभी भी उनकी अपील सज़ा के खिलाफ पेंडिंग है। तो उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की कि आप लाहौर हाई कोर्ट को कहें कि वो उस पर जल्द फैसला कर दे, जिस पर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि लाहौर हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट कैसे जो है वो उनके सामने पेंडिंग मामले पर हिदायत दे सकती है। और फिर चीफ जस्टिस ने एक टॉन्टिव से अंदाज में ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो मॉनिटरिंग जज तो नहीं है ना हाई कोर्ट के ऊपर, यानी जिससे जस्टिस एजाजुल एहसन को मॉनिटरिंग जज मुकर्रर किया गया था, तो उस मामले पर थोड़ा सा टॉन्टिव हो गए और ये कहा। और फिर उन्होंने कहा कि जाहिर है कि जब अदालती फोरम्स के ऊपर एक केस चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरवीन नहीं कर सकती, और वो भी तब जब अल्टीमेटली मामला सुप्रीम कोर्ट में ही आना है। फिर अदालत ने फैसला लिखवाया और फैसला लिखवाते वक्त जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे अदालत में मौजूद, उन्होंने ये बताया कि जो मौजूदा मामला है इंतखाबी अज़ादारी का जो केस है, ये तो एक तरह से इन्फ्रक्चुअस हो चुका है। फेडरेशन का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक इन्फ्रक्चुअस मैटर को सुप्रीम कोर्ट को नहीं देखना चाहिए, लेकिन जहाँ तक ताहियात नाअहली का मामला है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को फेडरेशन की जानिब से उनका मौक़िफ़ ये है कि जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई है
उसका इतलाक आइंदा इंतखाबात पर होगा और जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसका इतलाक आइंदा इंतखाबात पर नहीं होना चाहिए। तो इस पर फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये मामला किसी और फोरम पर चैलेंज नहीं हुआ, यानी इलेक्शन एक्ट के अंदर जो तरमीम की थी पीडीएम गवर्नमेंट ने उसको किसी भी फोरम पर चैलेंज नहीं किया गया। तो इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट ये समझती है कि इस मामले को वंस फॉर ऑल क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन से पहले अगर मुकदमात आना शुरू हुए तो सुप्रीम कोर्ट समेत मुख्तलिफ फोरम्स के अंदर उन मुकदमात को अगर सुना गया तो वो हज़ारों के हिसाब से मुकदमात होंगे और अगला पूरा साल उन्हीं मुकदमात को सुनने में लग जाएगा। फिर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि क्योंकि ये आईनी तशरीह का मामला है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ चुका है, इसलिए इसको 5 रुकनी जजेस के सामने 5 रुकनी जो बेंच है कम अज़ कम वो सुन सकता है, या फिर इससे ज़्यादा का बेंच अगर बनाना है तो वो कमेटी तय करेगी। तो अब ये मामला कमेटी को भी रेफर किया गया है। साथ ही साथ चीफ जस्टिस ने तो अपना ये ऑर्डर सुना दिया है कि इस केस को जनवरी 2024 में समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा और तमाम जो सूबाई एडवोकेट जनरल्स हैं, अटॉर्नी जनरल हैं और उसके अलावा पब्लिक नोटिस भी इस केस का किया गया है कि इन तमाम लोगों को नोटिस होगा कि अदालत की मुआवनत करें। इलेक्शन कमीशन को भी फ्रेश नोटिस किया गया है। चीफ जस्टिस ने यह भी सवाल किया कि क्या सियासी जमातों को नोटिस करें, तो उस पर उनको ये मशवरा दिया गया कि सियासी जमातों को नोटिस करने के बजाय अखबार के अंदर नोटिस शाया करवा दें। उनके साथी जजेस ने ये मशवरा दिया और फिर चीफ जस्टिस ने ये लिखवाया कि जो बड़े अखबारात हैं उनमें जो है वो इस केस का नोटिस होगा, जो भी अदालत की मुआवनत करना चाहे वो आके अदालत की मुआवनत कर सकता है। अब देखना ये है कि चीफ जस्टिस ने इस जो टाइम पीरियड है जो दिसंबर से लेकर जनवरी तक का, अभी इलेक्शन कमीशन ने इस हफ्ते या अगले हफ्ते इलेक्शन शेड्यूल भी अनाउंस कर देना है और उसके बाद जब नॉमिनेशन पेपर्स जमा होंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जाहिर है कि मुतासिर होंगे। जनवरी पूरा इसी मामले के अंदर गुजर जाएगा। लेकिन अब अगर चीफ जस्टिस ये समझते कि ये मामला बहुत अर्जेंसी का है तो वो उसको शायद अपनी अदालती छुट्टियां भी कंप्रोमाइज़ कर सकते थे, लेकिन चीफ जस्टिस खुद ही मौजूद नहीं है इस्लामाबाद में इन मौजूदा जो है वो टाइम में, तो इसलिए उन्होंने इस मामले को छुट्टियों के बाद तक मुलतवी किया है। ज़ाहिर है वो चाहते हैं कि उन्हीं की सरबराही में बेंच में ये मामला लगे। तो अब जब अगली जजेस कमेटी का इजलास होगा उसमें ये मामला तय होगा, जनवरी 2024 में इसकी समाअत होगी। लेकिन अदालत ने ये भी इंडिकेट किया है कि इस वाले मामले को, यानी कि ये जो इंतखाबात से मुतालिक जो नाअहली से मुतालिक मामला आज अदालत के सामने अहम तरीन उठा है, इसको किसी भी तरह आले के तौर पर इंतखाबात में ताख़ीर के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। जस्टिस अतन मिनल्ला ने सख्त तंबीह की है कि इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे और जो कोई ये इन इंतखाबात में ताख़ीर का फैसला या ताख़ीर करने की कोशिश करेगा वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन का मुर्तकिब होगा। और फिर अदालत ने यही बात अपने ऑर्डर में भी लिखवाई है। कल भी सुप्रीम कोर्ट में अहम दिन है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आज एक अहम तरीन मामला सामने आया था जो आपके सामने रखा है और कोशिश की है कि तमाम तर जो अदालती अहवाल है वो आपको आसान लफ्ज़ों में बयान कर सकूँ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।